हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज फिर से हम अपनी एडवांस्ड इंग्लिश की सेकंड क्लास हम लेंगे और उसमें हम आज देखेंगे। पिछली हमने सेकंड क्लास जो एडवांस्ड इंग्लिश की क्लास ली थी उसमें हमने देखा था यूज ऑफ फ्रेजल वर्ब्स। आज हम देखेंगे यूज ऑफ ऑल्सो, यूज ऑफ टू और यूज ऑफ एज वेल। जैसा हम जानते हैं कि ऑल्सो का अर्थ भी होता है और टू का अर्थ भी होता है और एज वेल का अर्थ भी होता है। जब इनके सबके अर्थ भी होते हैं तो फिर इनका सेंटेंस में यूज किस प्रकार से होता है, हम ये बात जानने का प्रयास करेंगे। हम देखेंगे कि जब भी जैसे ऑल्सो है, ऑल्सो का प्रयोग जब सेंटेंस में किया जाता है, जैसे जैसे ऑल्सो की पोजीशन बदलती है वैसे वैसे सेंटेंस का अर्थ भी बदल जाता है। इसी प्रकार से जैसे टू है, टू का प्रयोग जिस प्रकार से सेंटेंस में होगा वो उसी प्रकार का अर्थ देगा। हम दो तरह से कह सकते हैं कि जिस प्रकार का अर्थ हम चाहते हैं उसी प्रकार से हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं और जिस प्रकार से हम ऑल्सो का प्रयोग करेंगे उसी प्रकार से सेंटेंस का अर्थ निकलकर आएगा। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे आखिर किस किस प्रकार से इन वर्ड्स का यूज होता है और किन स्थितियों में इनका यूज को गलत माना जाता है या हम कहें कि वहां पर एरर हो जाता है अगर इनका हम यूज सही प्रकार से ना करें तब। सबसे पहले हम ऑल्सो के यूज को जानेंगे कि ऑल्सो का प्रयोग किस प्रकार से किया जाता है और जब सेंटेंस में हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं तो अर्थ किस प्रकार का आता है। जरा एक बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, लिखा है यदि सेंटेंस में ऑल्सो का प्रयोग किया जाता है तो ऑल्सो की पोजीशन के आधार पर, ऑल्सो की पोजीशन के आधार पर जिस प्रकार की ऑल्सो की पोजीशन होगी उसी प्रकार का उसका अर्थ निकल कर आएगा। ठीक है, आधार पर सेंटेंस का अर्थ बदल जाता है। ऑल्सो का प्रयोग उस वर्ड के बाद किया जाता है जिसको यह मॉडिफाई करता है। ठीक, यह देखिए संभाल के, ऑल्सो का प्रयोग उस वर्ड के बाद किया जाता है। किस वर्ड के बाद? जिसको हम मॉडिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे मैं कहूं मैं भी पढ़ाता हूं, अगर मैंने कहा मैं भी पढ़ाता हूं, मैंने जोर दिया अपने पर, यानी कि किस पर? आई पर जोर दिया। तो जिस वर्ड को हम मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, हम किसको मॉडिफाई करना चाह रहा हूं? मैं स्वयं को मॉडिफाई करना चाह रहा हूं कि मैं भी पढ़ाता हूं। तो मैं अगर अपने आप को मॉडिफाई करना चाह रहा हूं और इसकी इंग्लिश आई है तो हम आई के बाद ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। मतलब जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करना करेगा या हम जिस वर्ड को मॉडिफाई करना चाहते हैं उसी के बाद हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। जरा देखिए, मैंने कहा आई ऑल्सो। आई ऑल्सो का मतलब ऑल्सो का प्रयोग आई के बाद किया है, यानी कि ऑल्सो किसको मॉडिफाई कर रहा होगा? ये आई को मॉडिफाई कर रहा होगा। यहां पर अर्थ हो रहा होगा मैं भी राइट जनरल इंग्लिश, आई ऑल्सो राइट जनरल इंग्लिश, मैं भी जनरल इंग्लिश लिखता हूं। इसका अर्थ यह हुआ कि मैं भी जनरल इंग्लिश लिखता हूं, यानी कि और भी राइटर्स या और भी टीचर्स हैं जो जनरल इंग्लिश लिखते हैं। लेकिन मैंने यहां पर क्या बताने का प्रयास किया कि मैं भी इंग्लिश लिखता हूं, तो मैंने स्वयं को पर जोर दिया, यानी कि स्वयं को मॉडिफाई करने का प्रयास किया, इसलिए मैंने आई के बाद में ऑल्सो का प्रयोग किया। सेंटेंस बिल्कुल सही है। अर्थ क्या हुआ? मैं भी इंग्लिश लिखता हूं, यानी कि और टीचर्स या और राइटर्स भी इंग्लिश लिखते हैं। जरा हम दूसरे सेंटेंस में देखें, हमने क्या किया? आई राइट जनरल इंग्लिश और ऑल्सो। मैंने कहा कि जिस वर्ड को ये ऑल्सो मॉडिफाई करेगा उसके बाद में ऑल्सो का प्रयोग किया जाएगा। हमने जनरल इंग्लिश के बाद में ऑल्सो का प्रयोग किया, यानी कि ऑल्सो किसको मॉडिफाई कर रहा है? जनरल इंग्लिश को। अर्थ आना चाहिए जनरल इंग्लिश भी। पूरे सेंटेंस का क्या अर्थ होगा? मैं जनरल इंग्लिश भी लिखता हूं। मतलब मैं जनरल इंग्लिश भी लिखता हूं, इसका मतलब यह है कि मैं और भी कोई सब्जेक्ट लिखता हूं। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी लिखता हूं, मैं एडवांस्ड इंग्लिश भी लिखता हूं। यहां पर अर्थ क्या निकल के आ रहा है? मैं जनरल इंग्लिश भी लिखता हूं। मैं जनरल इंग्लिश भी लिखता हूं का मतलब यह है कि मैं और भी बुक्स लिखता हूं। और पहले सेंटेंस में क्या था कि मैं भी जनरल इंग्लिश लिखता हूं, यानी कि और भी टीचर्स हैं जो जनरल इंग्लिश लिखते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे देखिए ऑल्सो का प्रयोग आई के बाद किया तो अर्थ अलग था, ऑल्सो का प्रयोग जनरल इंग्लिश के बाद किया तो अर्थ अलग निकल कर आया।
ठीक है। इसी प्रकार से मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ये जितने भी वर्ड्स हैं, ऑल्सो है, टू है, एज वेल है, इनका प्रयोग सेंटेंस में जिस स्थान पर होगा ये उसी प्रकार का अर्थ देते हैं। यानी कि आप कहीं पर देख लें कि ऑल्सो का प्रयोग यहां है, फिर ऑल्सो का प्रयोग यहां हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि एक सेंटेंस गलत है और एक सही है, नहीं, ये इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के अर्थ अलग अलग हैं और दोनों अपनी अपनी जगह ठीक हैं। ठीक है, आगे हम समझने का प्रयास करेंगे। आई राइट जनरल इंग्लिश, मैं जनरल इंग्लिश लिखता हूं। ठीक है, मैं जनरल इंग्लिश लिखता हूं। एंड टीच ऑल्सो, मैंने किसको मॉडिफाई किया? मैंने मॉडिफाई किया टीच को। ऑल्सो का प्रयोग किसके बाद में किया गया? टीच के बाद में। यानी कि मैं वर्ब को मॉडिफाई कर रहा हूं। मैं बताने का यह प्रयास कर रहा हूं कि मैं जनरल इंग्लिश लिखता हूं और पढ़ाता भी हूं। ठीक है, मैंने क्या बताने का प्रयास किया? मैं केवल लिखता ही नहीं हूं, मैं पढ़ाता भी हूं। तो यहां पर जैसे ही हमने वर्ब के बाद में ऑल्सो का प्रयोग किया तो इसने किसको मॉडिफाई किया? वर्ब को। और इसने बताने का प्रयास किया कि मैं पढ़ाता भी हूं, मैं जनरल इंग्लिश लिखता हूं और पढ़ाता भी हूं। तो जिस वर्ड को ये मॉडिफाई करेगा ऑल्सो, उसी वर्ड के बाद में उसका प्रयोग किया जाएगा और उसी प्रकार का ये अर्थ देता है। इतनी बात को आप समझ पाए होंगे। मैंने इतनी क्लियर तरीके से आपको बताने का प्रयास किया ताकि आप एक एक शब्द को और एक एक अर्थ को समझ सकें। ठीक है, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप दोबारा से बैक जाकर जो मैंने एक्सप्लेन किया उसको आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं और समझ सकते हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएं। देखिए, देखिए, सेंटेंस में ऑल्सो का प्रयोग अर्थ के आधार पर किया जाता है। देखिए, जिस प्रकार का हम अर्थ चाहेंगे, जैसे मान लीजिए कभी हमें इंग्लिश लिखनी हो तो हम जो जिस प्रकार का अर्थ चाह रहे हैं, ऑल्सो का प्रयोग उसी प्रकार से आपको करना है। ये नहीं है, इसकी कोई फिक्स पोजीशन नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि ऑल्सो का प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में ही किया जाता है, ऑल्सो का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद में ही किया जाता नहीं। ऑल्सो की विभिन्न पोजीशन है, जैसा आप अर्थ चाहते हैं उसी प्रकार से आपको ऑल्सो का प्रयोग करना होगा। और जिस प्रकार से सेंटेंस में ऑल्सो का प्रयोग किया गया है उसी प्रकार का सेंटेंस आपको अर्थ देगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली जब हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं सेंटेंस में, जब भी ऑल्सो का प्रयोग आप देखें तो ऑल्सो का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब, ऑल्सो का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद तथा मेन वर्ब से पहले। ठीक है, जब भी सेंटेंस में आपको ऑल्सो का प्रयोग देखना हो, क्योंकि यहां से एरर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, क्योंकि जो मैंने पहले बताया वहां से तो एरर बनने की संभावना नहीं है, क्योंकि ऑल्सो का प्रयोग जहां किया वो अपना अर्थ दे रहा है, अपने आप में सेंटेंस ठीक है। लेकिन इस पॉइंट से एरर बनता है और पूछा जाता है, कई बार पहले पूछा गया है। ऑल्सो का प्रयोग सामान्यतया अगर सेंटेंस में किया जाता है तो वहां पर ऑल्सो का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले किया जाता है, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। ठीक है, और मेन वर्ब से पहले यहां हम ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। इस बात को आप एग्जाम्पल से समझने का प्रयास कीजिए। आई लाइक रिवर्स, मैं नदियों को पसंद करता हूं, मतलब मुझे नदियां बड़ी अच्छी लगती हैं। आई ऑल्सो लाइक माउंटेन्स, मुझे पर्वत भी पसंद हैं। मतलब बताने का क्या प्रयास किया मैंने? मुझे पर्वत भी पसंद हैं। पर्वत भी पसंद है का मतलब यह है कि अगर यहां पर मेन वर्ब है तो हम मेन वर्ब से पहले ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। अगर मान लीजिए यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब होता कि मुझे रिवर्स पसंद है लेकिन मैं माउंटेन्स पसंद नहीं करता, आई डू नॉट
तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद हम ऑल्सो का प्रयोग करते और मेन वर्ब से पहले हम ऑल्सो का प्रयोग करते। इतनी बात आप समझना है आपको कि अगर कभी भी कोई सामान्य सेंटेंस हो और वहां पर ऑल्सो का प्रयोग हो तो आपको उसकी पोजीशन देखनी है कि ऑल्सो का प्रयोग मेन वर्ब से पहले और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद में होना चाहिए। इसी प्रकार से आप एक और समझने का प्रयास कीजिए। अगर सेंटेंस में वर्ब बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वॉज, वर, अगर इस प्रकार के वर्ब्स का प्रयोग हो तो हमेशा बी के बाद में ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। किस प्रकार से, जरा देखिए। लिखा है यदि सेंटेंस में बी, इज, एम, आर, वॉज, वर आदि का अगर प्रयोग हो तो ऑल्सो का प्रयोग बी के बाद किया जाता है। जैसे देखिए, आई लाइक डॉग्स, मुझे कुत्ते पसंद है, यानी कि मैं कुत्ते पालते हैं, इस प्रकार की बात है इसमें। बट आई एम ऑल्सो फॉन्ड ऑफ कैट्स, मतलब फॉन्ड मीन्स होता है दुलार, दुलार करना, मतलब कैट्स को यानी कि किसी भी चीज को दुलार करना, यानी कि हमें पसंद है, इस बात से आप समझिए। आई एम ऑल्सो, यहां पर ये कौन सी वर्ब है, बी है ये। हम अगर ऑल्सो का प्रयोग हमें करना है तो हम एम के बाद में ऑल्सो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर हम ऑल्सो का प्रयोग एम से पहले कर देंगे तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अगर ऑल्सो की पोजीशन किसी भी प्रकार से अगर बदलते हैं तो सेंटेंस में एरर माना जाएगा। ऑल्सो का प्रयोग हमेशा बी, इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में ही किया जाता है। जरा देखिए, आई एम फॉन्ड ऑल्सो, नहीं, ये देखिए मेन यहां पर जो फॉन्ड है इसके बाद में ऑल्सो आ गया, नहीं, ऑल्सो का प्रयोग जो होना था एम के बाद में होना चाहिए था। कहां पर होना था ऑल्सो का प्रयोग, एम के बाद में, ठीक। तो अगर सेंटेंस में इज, एम, आर, वॉज, वर हो तो ऑल्सो का प्रयोग इज, एम, आर, वॉज, वर के बाद में किया जाता है। अगर इसकी पोजीशन बदलती है तो वहां पर सेंटेंस में एरर होगा और आप वही आंसर करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। यह था यूज ऑल्सो का। ऑल्सो का अर्थ था भी। अब हम टू के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और ये टू जो है ये एग्जाम की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पूछे जाने वाले सवालों की संख्या बहुत अधिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। आप टू का अर्थ को समझने का प्रयास कीजिए। टू का अर्थ होता है मोर देन इनफ। मोर देन इनफ का मतलब, बल्कि और हम कहें कि इतना अधिक जितना हम ना चाहते हो। टू, टी डबल ओ टू, टू का अर्थ होता है इतना अधिक जितना हम ना चाहते हो। आप देखना जब मैं टू को एक्सप्लेन करूंगा तो इसमें बार बार निगेटिव वर्ड आएगा। किस तरह से, अगर मैं कहूं टू अगली, टू अगली का मतलब वो इतना भद्दा है, मतलब अगली का अर्थ होता है भद्दा, जैसे किसी का कुरूप हो या थोड़ा सा ज्यादा काला हो या उसका फेस कट अच्छा ना हो तो उसे कहते हैं अगली, ठीक है। तो टू अगली का अर्थ है कि वह इतना भद्दा है जितना उसको होना नहीं चाहिए था। अगर हम कहें वो टू वीक तो वो इतना कमजोर है जितना उसको नहीं होना चाहिए था। हम ये देखेंगे जब जब हम टू का प्रयोग करेंगे तो इसमें हमेशा नकारात्मक भाव यानी कि निगेटिविटी झलकेगी, ठीक है। तो हमेशा टू का प्रयोग तब किया जाएगा जब हम निगेटिव भाव को बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। जैसे हम कहें ही इज टू टॉल, टॉल मीन्स होता है लंबा, मतलब वो इतना लंबा है जितना होना नहीं चाहिए था, उसको इतना लंबा है कि उसे बैठने में परेशानी होती है, रूम में प्रवेश करने में परेशानी होती है, यानी कि इतना लंबा है वो जितना उसको नहीं होना चाहिए था। ये टू का अर्थ होता है, ठीक है। अब हम इसके यूज को देखने का प्रयास करेंगे। देखिए यूज ऑफ टू, टू का प्रयोग मोर देन इनफ, जितना हमें चाहिए था उससे भी अधिक के बात अगर करते हैं हम तब हम टू का प्रयोग करते हैं। इतना अधिक हो गया जितना हमें चाहिए नहीं था, ठीक है। मोर देन वांटेड, जितना हमें आवश्यकता थी उससे भी अगर अधिक की बात होती है तब हम टू का प्रयोग करते हैं। और कब करते हैं, बुरे गुणों को बताने के लिए। आप ये कहेंगे कि सर बुरे गुणों को बताने के लिए प्रयोग क्यों करते हैं, आप जरा इसको उदाहरण से समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए आप में एक बुरा गुण है कि आप बहुत वीक हैं। भाई कोई व्यक्ति अगर अपनी पढ़ाई में कमजोर है तो हम क्या कहेंगे कि यार इतना कमजोर है कि जितना इसे होना नहीं चाहिए था, ये थोड़ा सा अच्छा होता तो कुछ पढ़ जाता, तो ये थोड़ा सा बुरा गुण है। तो हम क्या कह सकते हैं, ही इज टू वीक,
वो इतना वीक है कि उसको थोड़ा और मतलब समझदार होना चाहिए था, ताकि वो कुछ पढ़ सकता, कुछ समझ सकता। लेकिन वहीं हम एक अच्छा गुण ले लें कि वह इंटेलिजेंट है, ही इज टू इंटेलिजेंट। मतलब टू इंटेलिजेंट का अर्थ ये निकल कर आया कि वो इतना बुद्धिमान है जितना उसे होना नहीं चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कोई भी व्यक्ति कितना भी होशियार हो सकता है, कितना भी इंटेलिजेंट हो सकता है। भाई जितना इंटेलिजेंट होगा वो व्यक्ति उतनी तरक्की करेगा। इसमें हम नकारात्मक भाव तो नहीं ला सकते कि वो इंटेलिजेंट क्यों हो गया, नहीं, जितना इंटेलिजेंट है उससे और इंटेलिजेंट हो जाए। तो हम हमेशा अच्छे भावों में टू का प्रयोग से बचते हैं, क्योंकि टू के प्रयोग का जो अर्थ है वो निगेटिव भाव देता है। जैसे हम कहें शी इज टू ब्यूटीफुल, अरे कोई लड़की कितनी भी सुंदर हो सकती है भाई, वो हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ज्यादा सुंदर हो गई, थोड़ी सी कम सुंदर होती तो अच्छा होता, नहीं। हम हमेशा यही कहते हैं कि व्यक्ति बहुत सुंदर होना चाहिए, लड़की बहुत सुंदर होनी चाहिए। शी इज टू ब्यूटीफुल ये नहीं हो सकता, हम कहेंगे शी इज वेरी ब्यूटीफुल। ठीक है, तो अच्छे भाव को बताने के लिए हम टू का प्रयोग नहीं करते बुरे गुणों को, क्योंकि इसमें नकारात्मक, हम बुरे गुणों को जब निगेटिव करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, तब हम टू का प्रयोग करते हैं। जरा हम देखेंगे, हम कह रहे हैं टू अगली। अगर हम कह रहे हैं टू अगली, इसका अर्थ है कि हम सही सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि वो इतना अगली है, इतना भद्दा है जितना उसे होना नहीं चाहिए था। तो हमारा भाव कैसा आ रहा है? हमारा भाव पॉजिटिव आ रहा है कि वो इतना भद्दा नहीं होना चाहिए था। टू डिफिकल्ट, हम कहें क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट, मतलब इतने डिफिकल्ट हैं कि जितने होने नहीं चाहिए थे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हाई स्कूल वाले स्टूडेंट को 12th की मैथमेटिक्स दे दी जाए, तो हम कहेंगे कि अरे नहीं, इतने डिफिकल्ट नहीं देने चाहिए थे, क्योंकि वो हाई स्कूल का बच्चा। तो हम क्या कहेंगे? क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट, इतने डिफिकल्ट है कि होने नहीं चाहिए थे। ठीक है, थोड़े इजी होने चाहिए थे, उसके हाई स्कूल के स्तर के हिसाब से होने चाहिए थे। टू केयरलेस, वो इतना लापरवाह है जितना लापरवाह उसे होना नहीं चाहिए था। क्यों? क्योंकि लापरवाही से नुकसान हो सकता है। तो हम कहेंगे लापरवाही उसकी कम होनी चाहिए, वो इतना लापरवाह है जितना नहीं होना चाहिए था। तो अब तक मैंने जो टू का अर्थ आपको समझाने का प्रयास किया, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इतनी बात को समझ पाए होंगे। शी इज टू अगली, वो इतनी भद्दी है कि उसको होना नहीं चाहिए था। थोड़ी सी सुंदर होती तो अच्छा होता। भाई सुंदर व्यक्ति की शादी भी जल्दी हो जाती है, और भी कोई कारण है। ठीक है, तो ज्यादा कोई भद्दा है नहीं, टू अगली नहीं होना चाहिए था, उसे थोड़ा सा सुंदर होना चाहिए था। द फिल्म वॉज टू हॉरिबल। टू हॉरिबल का मतलब, अब जैसे मान लीजिए कोई फिल्म बहुत ही डरावनी है। अब बहुत डरावनी है तो इसका मतलब लोग देखेंगे ही नहीं, बच्चे उसको देखेंगे ही नहीं। कोई सात्विक प्रवृत्ति वाला आदमी है तो उसको देखेगा ही नहीं, उससे क्या होगा? नुकसान होगा। तो हम फिल्म को क्या बताना चाह रहे हैं? हम गलत बताना चाह रहे हैं कि इतनी हॉरिबल है जितनी वो होनी नहीं चाहिए थी। ठीक है, तो जितने भी निगेटिव भाव हैं, निगेटिव भाव में या बुरे गुणों को बताने के लिए हम टू का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि टू निगेटिव भाव देता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, देखिए, टू और वेरी में आप अंतर करने का प्रयास कीजिए। मैंने कहा टू का प्रयोग बुरे बुरे गुणों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, जिसमें हम ऐसा चाहते हैं कि वैसा गुण होना नहीं चाहिए था, उससे थोड़ा सा अलग गुण होना चाहिए था। लेकिन जब हम अच्छे गुणों को बताते हैं तब हम टू का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि हम वेरी का प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो ये तो सही है भाई, वो बहुत सुंदर है। अगर हम कहें शी इज टू ब्यूटीफुल, कि मतलब वो इतनी सुंदर है जितना होना नहीं चाहिए था, तो ये गलत हो गया। तो बुरे गुणों को बताने के लिए हम टू का प्रयोग करते हैं, और अच्छे गुणों को बताने के लिए हम वेरी का प्रयोग करते हैं। देखिए, अच्छे गुणों को बताने के लिए टू का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, देखिए, शी इज टू ब्यूटीफुल, हम ये नहीं कहेंगे शी इज टू ब्यूटीफुल। इसका अर्थ है कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो ज्यादा सुंदर है, थोड़ी कम सुंदर होती। भाई ऐसा थोड़ी कहते हैं कि वो कम सुंदर होती, इसीलिए ये गलत हो गया। अगर हम कहेंगे शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हम कहेंगे आई एम टू हैप्पी, मतलब मैं इतना खुश हूं जितना मुझे होना नहीं चाहिए था। अरे भाई, कोई भी कितना भी खुश हो जाए, उससे क्या फर्क पड़ता है? भाई ऐसा थोड़ी भाई, जैसे जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति एग्जाम में पास हुआ, अब वो बड़ा खुश हो रहा है, तो हम उससे ये थोड़ी कहेंगे अरे इतना खुश क्यों हो रहा है, जरा कम खुश हो। नहीं, हम कहेंगे हाँ भाई, तुम सेलेक्ट हुए हो, तुम खूब खुश हो जाओ।
ठीक है, तो हम कहेंगे आई एम वेरी हैप्पी, यानी कि अच्छे गुणों को बताने के लिए आप टू का प्रयोग ना करें, आप उसमें वेरी का प्रयोग करें। मैं आपको फिर से यह बताना चाहूंगा, जब भी आप कोई बुक पढ़ते हैं, आप कहीं पर कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, चाहे आप एग्जाम में कोई सेंटेंस पढ़ते हैं, अगर आप उसका अर्थ सही प्रकार से निकाल पाते हैं, जैसे मान लो ये जो सेंटेंस है ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है, ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। शी इज टू ब्यूटीफुल, वो इतनी सुंदर है जितना उसे नहीं होना चाहिए था, ग्रामेटिकली सही है, लेकिन किस किस आधार पर गलत है? ये अर्थ के आधार पर गलत है। ठीक है, इसका अर्थ गलत आ रहा है, इसलिए ये सेंटेंस गलत है, ये ग्रामेटिकली गलत नहीं है। तो हमें जब भी इंग्लिश ग्रामर पढ़नी है, हमें केवल रूल्स को नहीं रट लेना है, हमें उसका अर्थ समझते हुए चलना है। ठीक है, शी इज वेरी ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर है, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है कि वो बहुत सुंदर है। ठीक है, हम आगे बढ़ जाएं। तो टू और वेरी में अंतर करने का आपने प्रयास किया और आपने टू को समझने का प्रयास किया कि टू का अर्थ आता क्या है। ठीक है, देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जिनसे पहले टू तथा वेरी दोनों का प्रयोग हो सकता है, इनके अर्थ बदल जाते हैं लेकिन वो सेंटेंस में सही माने जाएंगे। मतलब कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं, हम देखेंगे अभी अर्थ निकालकर, अगर हम टू का प्रयोग कर दें तब भी, अगर हम वेरी का प्रयोग कर दें तब भी अर्थ तो अलग अलग आएगा, लेकिन उसमें अर्थ गलत नहीं होगा। कैसे गलत नहीं होगा जरा देखेंगे। शी इज टू स्लिम, मतलब जैसे मान लीजिए कोई लड़की बहुत पतली है, तो हम कहेंगे ना उसे कि भाई बड़ी पतली है, अगर थोड़ी सी स्ट्रांग होती, थोड़ी सी हेल्दी होती तो अच्छा होता, हो सकता है पुलिस में लग जाती। ठीक है, तो अगर हम किसी लड़की को ये कह रहे हैं कि शी इज टू स्लिम, तो इसका मतलब हमारी भावना अच्छी है। क्या भावना अच्छी है हमारी? हम सोच रहे हैं कि वो ज्यादा पतली है, थोड़ी सी जो है हेल्दी होनी चाहिए थी, वो थोड़ी सी तगड़ी होनी चाहिए थी, तो हमारी भावना तो ठीक है, तो इसका मतलब सेंटेंस ठीक है। शी इज टू स्लिम, यानी कि ये सेंटेंस सही है। किस आधार पर सही है? अर्थ के आधार पर, क्योंकि हमारी भावना इसमें सही आ रही है। ठीक है, अगर हम कहें शी इज वेरी स्लिम, तो हम ठीक है, शी इज वेरी स्लिम, वो बहुत पतली है, हमारी कोई इच्छा नहीं है कि वो भाई मोटी हो या पतली हो, बस हमने उसको देखकर ये बता दिया कि शी इज वेरी स्लिम। ठीक है, इसमें हमारी कोई खासा भावना नहीं है कि उसको मोटा होना चाहिए था या पतला होना चाहिए था, बस हमने उसकी एग्जैक्ट स्थिति बता दी कि वो बहुत पतली है। अगर हमने टू का प्रयोग कर दिया तो इसमें हमारी भावना आ गई कि वो इतनी पतली है जितना होना नहीं चाहिए था। ठीक है, दोनों स्थिति में सेंटेंस सही है, दोनों स्थिति में टू का यूज भी सही है और वेरी का यूज भी सही है, लेकिन दोनों के अर्थ अपने अपने अलग आ रहे हैं। ठीक, तो दोनों स्थितियों में सही है। देखिए, ही इज टू टॉल, वह बहुत लंबा है, जितना होना नहीं चाहिए था। भाई हमारी भावना कैसी है? हमारी भावना यह है कि भाई वो इतनी लंबाई उसकी अधिक है कि एक तो भाई वो रूम में प्रवेश नहीं कर पाता है, वो कुर्सी पर सही तरीके से बैठ नहीं पाता, तो हमारी एक अच्छी भावना आ रही कि थोड़ी सी अगर उसकी लंबाई कम होती तो उसको चलने फिरने में, अपने समाज में ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। तो हमारी भावना सही है, तो इसका मतलब सेंटेंस सही है। हम कह रहे हैं ही इज वेरी टॉल, वो बहुत लंबा है, हमने देखा और उसकी स्थिति का वर्णन कर दिया। तो टू का प्रयोग भी किया, वेरी का प्रयोग भी किया, दोनों के अर्थ सही आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि दोनों जगह हम टू का या वेरी का प्रयोग कर सकते हैं, जैसी हमारी भावना होगी। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। तो देखिए जब हम ऑल्सो और टू को पढ़ रहे हैं तो इनमें अर्थ के आधार पर इनका जब हम यूज कर रहे हैं तो ये कहीं सही आ रहा है, कहीं पर गलत आ रहा है। हम अगर अर्थ को समझ जाएंगे तभी हम एग्जाम में क्वेश्चन को सही कर पाएंगे। ठीक है, देखिए यदि सेंटेंस में टू टू का प्रयोग हो तो टू टू का प्रयोग गुड क्वालिटीज तथा बैड क्वालिटीज के दोनों के गुणों को बताने। देखिए ये एक कंजंक्शन है। अब अगर हम टू का प्रयोग करते हैं तो टू के साथ PO2 का प्रयोग किया जाता है। इसका अर्थ क्या आता है, इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार का अर्थ आता है। ही इज टू वीक, इसका अर्थ है वह इतना कमजोर है। कितना? इतना, वह इतना कमजोर है टू वॉक, कि वो चल नहीं सकता। ठीक है, ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना कमजोर है कि वो पैदल नहीं चल सकता, ये इसका अर्थ आ रहा है। ठीक है, इट इज टू कोल्ड
टू गो आउट, मतलब आज इतनी सर्दी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। इट इज टू कोल्ड टू गो आउट, सर्दी इतनी है कि हम बाहर नहीं जा सकते। आप यहां पर जरा एक बात को समझने का प्रयास करना, यहां से डायरेक्टली एरर पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान एरर पूछे जाते हैं। आप इस बात को रट लीजिए कि टू के बाद में हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, ना कि दैट या एज का। मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि कई बार सेंटेंसेस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जब देखा गया तो वहां पर टू के साथ में दैट का प्रयोग कर दिया गया, टू के साथ में एज का प्रयोग कर दिया गया है, ठीक है, और वहां पे एरर पूछ लिया गया है। तो जब भी सेंटेंस में टू का प्रयोग हो तो इसके साथ टीओ, टू कंजंक्शन आता है, ना कि दैट या एज का, ठीक है। यहां से एरर पूछे जाते हैं और अर्थ क्या होता है, इट इज टू कोल्ड, इतनी ठंड है कि हम बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। आगे देखिए, यदि उपर्युक्त एग्जाम्पल में सो का प्रयोग हो तो टू को सो दैट से बदल देंगे। यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए एग्जाम्पल से, ठीक है। देखिए, टू के साथ में मैंने कहा टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो ये सही होगा। अगर आपने टू के साथ में दैट का प्रयोग किया या सेंटेंस में टू के साथ में दैट का प्रयोग किया गया है तो वहां पर एरर है, उसे आप गलत बताएंगे और एक्सप्लेन क्या करेंगे कि टू के साथ में टू का प्रयोग होता है, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। अगर सेंटेंस में सो हो तो सो के साथ में दैट का यूज होगा, ठीक है, ये सही माना जाएगा। अगर सो के साथ में टू का यूज है तो इसे गलत माना जाएगा, ठीक है। इस पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मैं अभी आपको दिखा के आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए, ही इज सो वीक, यहां पर है ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है कि, दैट का अर्थ होता है कि, वह इतना कमजोर है कि ही कैन नॉट वॉक, कि वह चल नहीं सकता। यहां पर आप एक बात को समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, अगर हमने सो दैट का प्रयोग किया था, तो दैट का प्रयोग किया था, तब हमने पूरा एक क्लाउज, सब्जेक्ट वर्ब, ये क्या है, ही, ये सब्जेक्ट है, ये क्या है, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहें या मॉडल वर्ब कहें, ठीक है। इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहें या मॉडल वर्ब कहें, तो पहले सब्जेक्ट है और फिर ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब पीछे वाले एक एग्जाम्पल में आप देखिए, जब हमने टू का प्रयोग किया था, देखिए, ही इज टू वीक टू वॉक, यहां पर आप समझने का प्रयास कीजिए। जब हमने टू और टू का स्ट्रक्चर जब लिया था तो टू के बाद में हमने V1 का प्रयोग किया था, ठीक है। टू के बाद में हमने सब्जेक्ट का प्रयोग नहीं किया था, ठीक है। अगर टू टू का स्ट्रक्चर है तो हम सब्जेक्ट वर्ब नहीं ले रहे हैं, हम डायरेक्ट टू प्लस V1 यानी कि वर्ब का प्रयोग कर रहे हैं। और वहीं हम, अगर हम दैट ले रहे हैं तो दैट के बाद में हम पूरा एक क्लाउज ले रहे हैं, सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब, ठीक है। यहां पर आप इस बात को समझ सकते हैं कि दैट के बाद में अगर आपको वर्ब डायरेक्ट दिख जाए, जैसे मान लीजिए शी इज सो वीक, यहां पर अगर हम दैट कर देते, ठीक है, दैट वीक, तो आपको एरर कहां पर मिलता, आपको एरर जो मिलता वो यहां मिलता। इस सो को आपको चेंज नहीं, यहां पर अगर दैट है तो ये वॉक नहीं होगा, बल्कि दैट के बाद में एक पूरे क्लाउज का प्रयोग किया जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का, ठीक है। दैट के बाद में एक पूरा क्लाउज आता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, लेकिन टू टू में जब होगा तब वहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम वर्ब का, V1 का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आप समझ पाए होंगे, ठीक है। ही इज सो वीक टू वॉक, नहीं, यहां पर किसका प्रयोग होना चाहिए था, यहां पर आप टू का प्रयोग करते, ही इज टू वीक टू वॉक, किसका प्रयोग करते, टू का। ऐसा मत करना कि आपने सोचा कि सो के साथ दैट का प्रयोग करेंगे तो हम इसको हटा के दैट कर दें, नहीं, आप दैट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दैट होता तो फिर यहां पर आपको सब्जेक्ट प्लस वर्ब की बात करनी होती,
ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको एरर फाइंड करते समय बहुत सी बातों का ध्यान रखना है। आप इतनी बात समझ पाए कि यहां पर अगर मैंने कहा कि सो के बाद में दैट आना है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि दैट के बाद में पूरा सब्जेक्ट वर्ब है, लेकिन यहां पर क्या है, टू वॉक। तो आप इसको चेंज करेंगे, एरर जो होगा इस पार्ट में होगा, यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, हम टू का प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां से सवाल पूछे जाने की, और पढ़ने के बाद भी सवाल गलत होने की संभावना है अगर आपने क्लियर तरीके से नहीं पढ़ा तब। ठीक है, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक, ही इज टू वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। मैंने कहा कि टू के साथ में टू का प्रयोग किया जाता है। अगर मैं यहां पर टू का प्रयोग कर भी दूं तब भी यह सेंटेंस ठीक नहीं हुआ। तो आप कहेंगे सर कैसे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहां पर टू का प्रयोग मैं करता तो यहां पर इस प्रकार से कुछ प्रयोग होता, ही इज टू वीक टू वॉक, इस प्रकार से सही करना पड़ता। तो इस प्रकार से तो एरर हम फाइंड नहीं कर सकते। ठीक है, तो और कोई स्थिति है सेंटेंस को सही करने की? जी, और स्थिति है सेंटेंस को सही करने की, जरा देखिए। हम कहेंगे अगर हम टू की जगह सो का प्रयोग कर दें, टू की जगह अगर हम सो का प्रयोग कर दें, तो ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक। ठीक है, ही कैन नॉट वॉक। तो यहां पर हमें सो का प्रयोग करना होगा, यहां पर हम दैट को हटाकर टू का प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑक्सिलरी वर्ब प्लस वर्ब का प्रयोग है। ठीक है, और देखिए, इट इज सो कोल्ड, मतलब यह इतना ठंडा है कि वी कैन नॉट गो आउट, मतलब इतनी ठंड है कि हम बाहर नहीं जा सकते। वी कैन नॉट गो आउट, ये तो सही था भाई, सो के साथ में दैट का यूज है, ये भी मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया। अगर दैट का प्रयोग है तो सब्जेक्ट ऑक्सिलरी वर्ब वर्ब का प्रयोग किया जाता है, यानी कि क्लाउज का प्रयोग किया जाता है, ये भी सही है, तो पूरा सेंटेंस ठीक है। ठीक है, अगर इट इज सो कोल्ड, अब यहां पर दो स्थिति हैं। अब हम पहले स्थिति का प्रयोग करने का प्रयास करते हैं। मैंने आपसे कहा कि सो के साथ में दैट का प्रयोग होता है, तो मैं दैट का प्रयोग कर दूं क्या? दैट का प्रयोग कर दिया मैंने टू को हटा के, तो क्या यह सेंटेंस सही हो गया? नहीं, ये तो सही नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको बताया अगर दैट का प्रयोग है तो इसके बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का प्रयोग होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन वो तो है नहीं, तो इसका मतलब इस तरह से तो सेंटेंस सही नहीं हो सकता। तो फिर किस प्रकार से सही होगा? अब हम देखेंगे यहां पर टू है, तो अगर हम सो की जगह अगर टू का यूज कर दें, तब इट इज टू कोल्ड, इतना ठंडा है कि हम बाहर नहीं जा सकते, यानी कि टू और टू का कॉम्बिनेशन भी बन गया और टू के बाद वर्ब भी प्रयोग हो गई, यानी कि इसका मतलब ये सेंटेंस सही हो गया। तो यहां पर हम टू का प्रयोग कर देंगे किसकी जगह पर? सो की जगह पर, तब सेंटेंस ठीक हो जाएगा। इतनी बात आप समझ पाएंगे। ये वाला जो पेज हम देख रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझने का प्रयास कीजिए। इसे भी देखते हैं। इट इज टू कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट। अगर हम देखें कि हमें पहले टू दिख रहा है और आप सोचेंगे कि सर ने बताया था टू और टू का कॉम्बिनेशन होता है, तो क्या हम टू की जगह यहां पर दैट की जगह टू कर दें? तो भाई अगर हम दैट हटा देंगे तो यहां पर सेंटेंस हुआ इट इज टू कोल्ड टू वी कैन नॉट गो आउट। नहीं, ये तो सेंटेंस गलत हो गया, क्योंकि टू के बाद केवल क्या आना चाहिए था? टू के बाद केवल V1 आना चाहिए था। तो इस तरह से तो ठीक नहीं होगा सेंटेंस। हम किस तरह से ठीक करने का प्रयास करेंगे? अब हम इसको बदलने का प्रयास करेंगे। हम सोचते हैं कि इसको हम सो कर दें। ठीक है, इट इज सो कोल्ड दैट वी कैन नॉट गो आउट, तो ये सेंटेंस सही हो गया। तब जब हमने टू की जगह सो का प्रयोग कर दिया। मैं उम्मीद है कि जितने डिटेल में मैंने आपको बताया आप इन बातों को समझ पाए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। देखिए, ठीक है, टू फोर का प्रयोग भी सेंटेंस में किया जा सकता है। जरा टू और फोर का प्रयोग करके देखें। इट इज टू स्लो फॉर अ रनर, मतलब सेंटेंस का अर्थ क्या आ रहा है कि ही इज टू स्लो। यहां पर लेकिन एक बात ध्यान रखना आप कि फोर के बाद में वर्ब का प्रयोग नहीं है।
यहां पर क्या है, ये एक नाउन है, ठीक है, ये एक नाउन है। अगर यहां पर टू होता तो एक वर्ब आती, टू होता तो वर्ब आती, लेकिन यहां पर नाउन है, तो इसका अर्थ क्या आ रहा है, अर्थ आ रहा है ही इज टू स्लो, वो इतना स्लो है फॉर अ रनर, मतलब रनर होने के लिए वो एक दौड़ने वाला व्यक्ति नहीं बन सकता, वो रेसर नहीं बन सकता, ठीक है। इट इज टू, ही इज टू स्लो फॉर अ रनर, रनर बनने के लिए वो बहुत स्लो है। द टी इज टू हॉट फॉर मी, ठीक है, यहां पर देखिए द टी इज टू हॉट, मतलब इतनी ज्यादा गर्म है मेरे लिए कि मैं पी नहीं सकता। तो टू के बाद में हम फोर का प्रयोग कर लेंगे, लेकिन फोर का प्रयोग जब करेंगे हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, वो ऑब्जेक्ट फिर नाउन भी हो सकता है और वो प्रोनाउन भी हो सकता है। और अगर प्रोनाउन होगा तो किस प्रकार का होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा, जैसे मी, आई का ऑब्जेक्टिव केस है मी, ठीक है। फोर प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, इसलिए मी का प्रयोग होगा। उपर्युक्त एग्जाम्पल्स में टू फोर के स्थान पर सो दैट का प्रयोग किया जा सकता है। अच्छा, कैसे किया जा सकता है देखेंगे हम। टू के बाद फोर का प्रयोग होगा, लेकिन टू के बाद दैट का प्रयोग गलत माना जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। सो के बाद दैट का प्रयोग होगा, ये तो मैंने आपको बताया ही था। देखिए सेंटेंस है ही इज सो स्लो, वो इतना धीमा, मतलब इतना धीमा चलता है कि ही कैन नॉट बी अ रनर, मतलब सो के बाद में दैट का प्रयोग किया और दैट के बाद में सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का प्रयोग किया। इसका मतलब सेंटेंस तो पूरा सही आ रहा है। अर्थ क्या आ रहा है, ही इज सो स्लो, वो इतना स्लो है कि ही कैन नॉट बी अ रनर, वो एक रनर नहीं हो सकता। इसका मतलब सेंटेंस सही है, ठीक है। ही इज सो स्लो फॉर अ रनर, नहीं, सो के बाद फोर नहीं आएगा, वो इतना स्लो है कि आना चाहिए था, सो के बाद में दैट आता है, फोर नहीं आएगा, ठीक है। यहां पर किसका प्रयोग करेंगे हम, यहां पर हम प्रयोग करेंगे, नहीं, यहां पर अगर जैसे मान लीजिए मैं दैट का प्रयोग कर रहा था, अगर दैट का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके बाद में तो फिर सब्जेक्ट वर्ब आनी चाहिए थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब आना चाहिए था, लेकिन ऐसा तो है नहीं, तो इसका मतलब फोर की जगह तो हम दैट का प्रयोग नहीं कर सकते, कुछ और देखें। तो मैंने बताया कि यहां पर टू का अगर प्रयोग कर दें तो, ठीक है, ही इज टू स्लो, वो इतना स्लो है फॉर अ रनर, रनर होने के लिए ज्यादा वो स्लो है, तो ये ठीक है, ठीक है। ही इज टू स्लो दैट, टू के बाद में दैट, भाई टू के बाद में तो दैट आता नहीं है, ठीक है। अगर टू के साथ में फोर का प्रयोग करें तो फोर के बाद में तो फिर ऑब्जेक्ट आना चाहिए था, फोर के बाद में ऑब्जेक्ट आना चाहिए था यहां, लेकिन पूरा क्लाउज है, तो हम सो दैट का प्रयोग करेंगे, हम इस टू की जगह सो का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से, इसी प्रकार से नीचे के एग्जाम्पल है, टी इज सो हॉट दैट आई कैन नॉट, सो के साथ में दैट का प्रयोग है और दैट के बाद सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब और वर्ब का प्रयोग है, ये सही है। द टी इज सो हॉट दैट, नहीं, यहां पर आना चाहिए फॉर मी है, हम यहां पर टू करेंगे, ठीक है। द टी इज टू हॉट दैट, टू के साथ में दैट का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन दैट के बाद में क्लाउज है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, और इसके लिए दैट से पहले क्या आएगा, सो, ठीक है। इतनी बात आप समझ पाए होंगे। एग्जाम्पल्स को आप बार बार समझने का प्रयास कीजिए। एडजेक्टिव से पहले टू मच का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल टू आएगा। सेंटेंस में कहीं पर भी आपको एडजेक्टिव दिख जाए, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए आप टू का प्रयोग तो कर सकते हैं। टू का अर्थ होता है बहुत अधिक, टू का अर्थ क्या होता है, बहुत अधिक। जैसे हम कहेंगे हाउसेज वुड बी टू एक्सपेंसिव, यहां पर जो घर हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होंगे फॉर लोकल पीपल्स, जो वहां के रहने वाले लोग हैं, लोकल लोग जो हैं, उनके लिए बहुत कैसे होंगे, एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव जो है एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करने के लिए किसका प्रयोग किया गया, टू का, तो ये ठीक है, लेकिन टू मच का प्रयोग नहीं किया जा सकता, ये आप ध्यान रखेंगे। ये ग्रामेटिकल पॉइंट है, ठीक, कि एक्सपेंसिव के पहले यानी कि एडजेक्टिव से पहले अगर टू मच का प्रयोग दिखे तो आप उसको एरर मानकर आगे बढ़ जाएंगे। देखिए यहां पर इसमें एक हमने रेफरेंस लिया है जहां से हमने ये पॉइंट लिया था।
वो रेफरेंस भी हम आपको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। डू नॉट कंफ्यूज टू एंड टू मच, मतलब टू में और टू मच में आप कंफ्यूज नहीं हो ना, टू में और टू मच में आप कंफ्यूज नहीं हो ना। वी डू नॉट यूज टू मच बिफोर एन एडजेक्टिव, हम एडजेक्टिव से पहले टू मच का प्रयोग नहीं करते हैं विदाउट अ नाउन और एन एडवर्ब। ठीक है, ये देखिए, अगर आपने कहा टू काइंड, वह बहुत दयालु है, फॉर मी, यू आर टू काइंड, तुम बहुत दयालु हो, टू मी, मेरे लिए। ठीक है, तो यहां पर टू मच काइंड नहीं हो सकता, अगर टू मच काइंड का प्रयोग करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, एयरली से पहले टू का प्रयोग होगा, लेकिन टू मच का प्रयोग नहीं होगा। एडजेक्टिव से पहले टू मच का प्रयोग नहीं किया जाता है। यह ऑक्सफोर्ड बेसिक इंग्लिश यूजेस से लिया गया है और पेज नंबर है 262। देखिए, नाउन से पहले टू मच का प्रयोग किया, मैंने आपको बताया टू मच का प्रयोग एडजेक्टिव से पहले नहीं हो सकता, लेकिन हम नाउन से पहले टू मच का प्रयोग कर सकते हैं। आई हैव गॉट, मैंने पाया, टू मच वर्क, आई हैव गॉट, मेरे पास बहुत अधिक कार्य है, तो ये नाउन है वर्क। ठीक है, और नाउन से पहले हम टू मच का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, समझिए, लिखा है टू तथा एज वेल का प्रयोग यदि भी के अर्थ में किया जाता है तो इनका प्रयोग सेंटेंस के अंत में किया जा सकता है। मैंने अभी तक आपको बताया ऑल्सो और टू में डिफरेंस आपको बताने का प्रयास किया। अब इसी के साथ जब एज वेल होता है, एज वेल का अर्थ भी आता तो भी है, लेकिन उसका प्रयोग कैसे होता है इसको देखेंगे हम। आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आर दे कमिंग एज वेल, क्या वे भी आ रहे हैं, हमारा अर्थ क्या आया, क्या वे भी आ रहे हैं। मैंने ऑल्सो का प्रयोग जब आपको बताया था तो मैंने आपको बताया था कि ऑल्सो का प्रयोग हम ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले हम ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर टू का या एज वेल का प्रयोग होना हो तो इसका प्रयोग सेंटेंस के लास्ट में करते हैं। देखिए जरा, आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं, आर दे कमिंग एज वेल, क्या वे भी आ रहे हैं, तो हमने एज वेल का प्रयोग कहां पर किया, लास्ट में सेंटेंस के। ही प्लेज द वायलिन, वह वायलिन बजाता है, एंड सिंग्स टू, और गाता भी है, गाता भी है। टू का प्रयोग कहां किया गया, सेंटेंस के लास्ट में। ऑल्सो का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब तथा बी के बाद तथा मेन वर्ब से पहले किया जाता है। शी सिंग्स, वह गाती है, एंड शी ऑल्सो प्लेज द पियानो, यानी कि प्लेज से पहले, ठीक है, वो पियानो भी बजाती है, वो गाती है और पियानो भी बजाती है। शी सिंग्स एंड शी प्लेज द पियानो ऑल्सो, नहीं, ऑल्सो का प्रयोग जो होगा वो कहां पर होगा, वो मेन वर्ब से पहले होगा। ऑल्सो प्लेज पियानो, वो पियानो भी बजाती है। ठीक है, आई एम हंग्री एंड आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, मैं भूखा हूं, आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, एंड आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड। देखिए यहां पर एम का प्रयोग है, एम का प्रयोग है, इसके बाद में ऑल्सो का प्रयोग हुआ। ऑक्सिलरी वर्ब होता तब भी यहां पर ऑल्सो का प्रयोग बाद में होता। आई एम ऑल्सो वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ भी हूं। ठीक है, तो सही है, आई एम हंग्री एंड आई एम वेरी टायर्ड ऑल्सो, नहीं, यहां पर ऑल्सो का जो प्रयोग होना था कहां पर होना था, वो एम के बाद में, यानी कि बी के बाद में यहां पर होना था, यहां हुआ, इसीलिए ये सेंटेंस गलत हुआ। 8 को देखेंगे, ऑल्सो का प्रयोग शॉर्ट आंसर्स में नहीं किया जा सकता, ये आपको ध्यान रखना है। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूं, आई एम टू, मैं भी भूखा हूं। ठीक है, आई एम हंग्री, यहां थोड़ा सा बदल लेते हैं, ही इज हंग्री, आई एम टू, मतलब वह भूखा है और मैं भी, तो हम यहां पर कर लेते हैं ही इज हंग्री, आई एम
टू, मैं भी वो, टू का प्रयोग शॉर्ट आंसर्स में किया जा सकता है। लेकिन यहां पर ठीक है, ही इज हंग्री, वह भूखा है, आई एम ऑल्सो, मैं भी, नहीं। यहां पर शॉर्ट आंसर जब है तब हम टू का प्रयोग करेंगे, ऑल्सो का प्रयोग नहीं करेंगे। शॉर्ट आंसर्स में ऑल्सो का प्रयोग नहीं किया था, इसको गलत माना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज के एडवांस्ड क्लास में इतना ही था। टू, एज वेल और ऑल्सो को मैंने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस किस प्रकार से एग्जाम में एरर्स पूछे जा सकते हैं, इनका अर्थ क्या होता है, सब कुछ मैंने आपको बताने का प्रयास किया। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम अपनी जनरल इंग्लिश को आगे बढ़ाएंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम पढ़ेंगे यूज ऑफ मैनी, यूज ऑफ मैनी पढ़ेंगे, फिर हम यूज ऑफ मच पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर करने का हम लोग प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद हम प्रयास करेंगे कि फिर से एक एडवांस्ड क्लास लें और फिर से हम अपनी जनरल इंग्लिश लें। इस प्रकार से हम चलते चलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।